हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रकुल टीचर्स। आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद का विकास चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो सिलेबस के दृष्टिकोण से और दूसरा यह बहुत ही जीके जीएस और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समेटे हुए यह चैप्टर है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी समझ को डेवलप करता है, विकसित करता है कि कैसे भारत के हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे हीरोज ने कैसे भारत को आज़ादी दिलाई। उस आज़ादी में राष्ट्रवाद का क्या रोल था। किसी भी देश की आज़ादी में राष्ट्रवाद के बगैर हम आज़ादी की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद इसके पहले हम लोग चैप्टर में पढ़ लिए हैं। यूरोप के राष्ट्रवाद में हमने राष्ट्रवाद पर खूब बढ़िया से चर्चा किया था। यहाँ पर हमको ये देखना है कि राष्ट्रवाद का जो लब्बो लबाब, जो उसका भाव है, अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना, निष्ठा रखना, प्रेम रखना, सौहार्द रखना, त्याग की भावना रखना, अर्थात अपने देश के लिए बलिदान होना, त्याग रखना, ये सारी चीज़ें राष्ट्रवाद से जुड़ी होती हैं। जब तक ये भावना हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम देश के लिए कुछ करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो इस टाइम पीरियड में जो हमारे यहाँ वैसे जो अंग्रेज़ों का शासन था, औपनिवेशिक शासन था, उसमें अंग्रेज़ों द्वारा हमारे भारतीयों का उत्पीड़न, दमन, शोषण ये लगातार किया जा रहा। जितने ज़्यादा उत्पीड़न, दमन, शोषण होगा उतने हम उनके विरुद्ध होंगे। और अगर हमको मौका मिलेगा, हमारा कोई अच्छा नेतृत्व होगा, तो राष्ट्रवाद पैदा होने की एक आवश्यक, एक परम आवश्यक परिस्थिति भी पैदा होती है। उत्पीड़न अगर किसी के द्वारा हो रही है तो उसके खिलाफ एकजुटता आम जनता के अंदर पैदा होती है, और वह एकजुटता अगर राष्ट्र के रूप में पैदा होगी तो राष्ट्रीयता के विकास में बहुत बड़ा उसका योगदान हो जाएगा। और यही लगभग इस टाइम पीरियड में हुआ भी। शिक्षा एवं राजनीतिक चेतना का विकास, जैसे जैसे हमारे यहाँ व्यवस्थाएं आगे बढ़ी, लोग शिक्षित होने लगे, शिक्षा ने धीरे धीरे राजनीतिक चेतना का विकास किया, लोगों के अंदर राजनीतिक शिक्षा पैदा हुई, लोग धीरे धीरे राजनीति भी आने लगे। वो समझने लगे कि अंग्रेज हमारे ऊपर कैसे कुचक्र बना के हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और ओवरऑल हमारा शोषण कर रहे हैं। सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, हर प्रकार से भारतीयों का वो शोषण कर रहे थे। शोषण के लिए ही वो राज्य कर रहे थे। उनका यही उद्देश्य था कि कैसे हम भारतीयों का शोषण करें, और भारतीयों को लगना नहीं चाहिए। तो कहीं हमको प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई नहीं पड़ता था कि हमारा शोषण हो रहा। वो तो हमारे सामने विकास की बातें किया करते थे, विकासात्मक बातें करते थे। तो ये चीज़ें थी। और इसी बीच भारतीयों का एक दूसरे के प्रति प्रेम, एकता का भाव आना भी राष्ट्रीय विकास में अहम योगदान था। जब तक हम एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, एकता का भाव नहीं आएगा, तब तक राष्ट्रीयता का विकास नहीं हो सकता है। इन सब चीज़ों में महात्मा गांधी का नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण था। ये हमारी भावनाओं को राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय स्तर पर एक रूप में पिरोने का, एक सूत्र में बांधने का काम महात्मा गांधी ने किया था। विलक्षण व्यक्तित्व था। कैसे पूरे भारतवर्ष को छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से, उनके अपने निजी घटनाओं, निजी लाभों को कैसे वो राष्ट्रीयता में उसको जोड़ देते थे, ये कला उनके पास थी। इसलिए महात्मा गांधी भारत के हीरो, असल में हीरो यही थे। इनको पद की आवश्यकता नहीं थी, पद की लालसा नहीं थी। ये किसी तरह भारतीयों को जोड़ने का काम करते थे। उनकी अपनी समस्याओं, उनकी समस्याओं का वो समाधान करते थे, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ करती, जो भी, क्योंकि सारी समस्याएं वो अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी। तो वो आम जनमानस को अंग्रेजों की समस्याओं
अर्थात जो अंग्रेज उनको समस्या देते थे, उनके ऊपर जुर्म ढाते थे, शोषण करते थे, उसी से वो मुक्ति दिलाते थे और उसका प्रयोग वो राष्ट्रीयता के विकास में करते थे। ये महात्मा जी का बहुत बहुत महत्वपूर्ण गुण था। तो ये चीज़ें राष्ट्रवाद के विकास में इतना महत्वपूर्ण था। 1857 प्रथम स्वाधीनता संग्राम जब लड़ा गया, उस समय हमारे अंदर राष्ट्रीयता का विकास उस स्तर पर नहीं आ पाया था। इसीलिए उसमें हम जीते जरूर, पर हम हार गए। हमारे पास यूनिटी नहीं थी, हमारे पास एकता नहीं थी, हमारे पास नेतृत्व नहीं था, हमारे पास कोई व्यू नहीं था, विजन नहीं था, अंग्रेजों के खिलाफ हम कैसे लड़ेंगे, कुछ भी हमारे पास प्लानिंग नहीं थी। इसलिए हम जीतते हुए हार गए। पर बाद में धीरे 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 अंग्रेजों ने जो शोषण किया, उस शोषण के प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे जो ये नेतृत्वकर्ता थे, उसको उन्होंने राष्ट्रीयता के विकास में उसको प्रयोग किया। तो राष्ट्रीयता का विकास भी धीरे धीरे हुआ। तो हम लोग इस चैप्टर में ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो मंगल पांडे ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम शुरू किया था, उसे गांधी जी ने कैसे उसके अंतिम पायदान तक पहुंचाया और भारत को आज़ादी दिलाई। अर्थात मंगल पांडे का योगदान जो शुरू हुआ था, वो महात्मा गांधी ने कैसे उसको उस योगदान का वृक्ष उगाया और हम आज़ाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, हम अंग्रेज़ों से अपने आप को मुक्त कर पाए। ये महात्मा गांधी का विशेष रोल है। तमाम सारे हीरोज हमारे रहे हैं, हम किसी का यहाँ पर वो कम योगदान नहीं है, पर जो नाम ज़्यादा आते हैं उन पर हम लोग ज़रूर चर्चा करते हैं। तो कोई भी हमारा जो हीरो है वो अपने आप में विलक्षण है, उसके हम योगदान को कम करके नहीं देख सकते हैं, पर हमको पढ़ने के लिए कुछ नामों पर विचार जरूर करना पड़ेगा। तो और हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने किन किन महत्वपूर्ण आंदोलनों के माध्यम से राष्ट्रीयता के विकास को, राष्ट्रीयता के उत्थान को बल दिया। इन छोटी छोटी घटनाओं के कारण सब एक हुए। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में महत्वपूर्ण 3 आंदोलन चलाए। उन 3 आंदोलनों के पहले ढेर सारी घटनाएं हुई। ये सारी घटनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास हुआ, यूनिटी आई, एक स्वरूप, लोग एक सूत्र में बंधे। तो वो हमारे इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। इसके फलस्वरूप भी तमाम घटनाएं इसके एवज में भारत में हुई। उसका भी राष्ट्रवाद के विकास में अपना योगदान है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सारे आंदोलन लगातार चलते रहे। उसी बीच में और सारी घटनाएं घटती रहीं। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, और इस दौरान और छोटी छोटी या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उस पर अभी हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो ये सभी घटनाएं राष्ट्रवाद के विकास में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। इसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा 1920 असहयोग आंदोलन के बाद जो सबसे ये फेमस, जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था, दूसरा आंदोलन उनका था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा जो सामूहिक एकता का भाव और भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये धीरे धीरे ये सारे आंदोलन चल रहे हैं। लोगों के अंदर सामूहिक एकता का भाव पैदा हो रहा है। यही जो सामूहिक एकता के भाव पैदा हो रहा है, ये एक दिन की घटना नहीं हो सकती है। 1857 से 1947 के बीच में तमाम घटनाएं, तमाम ऐसे चिंतक आए, तमाम ऐसे लेखक आए, तमाम ऐसे हमारे वो चाहे वह काव्य खंड के माध्यम से, चाहे वह गद्य खंड के माध्यम से, वो तमाम लिटरेचर के माध्यम से, जो सारे राइटर्स थे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को एक करने का प्रयास किया, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, राष्ट्रीयता के आधार पर एकता का भाव पैदा किया। तो धीरे धीरे करके उनके अंदर सामूहिक एकता का भाव भी पैदा हुआ। इसके आगे जो महात्मा गांधी द्वारा अंतिम आंदोलन चलाया गया वह भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में। तो ये भी महत्वपूर्ण आंदोलन था। इन सारे आंदोलनों
जिसके परिणाम स्वरूप हमारे राष्ट्र में राष्ट्रवाद पैदा हुआ और उसी राष्ट्रवाद ने हमको आज़ादी दिलाई, जिसमें ये सारी घटनाएं अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अब एक एक घटना के बारे में चर्चा करेंगे, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो हमारे कोर्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ हमारे जीएस और जीके के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। किसी भी परीक्षा में ये हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग अब प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन को और बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग अभी देखते हैं कि राष्ट्रवाद के कारणों में ये प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन की क्या भूमिका रही है, और कुछ घटनाएं इस बीच घटी हैं जिन सब का नेतृत्व लगभग गांधी जी ने किया है। तो उनका भी अपना एक रोल था इस राष्ट्रवाद के पैदा होने में, क्रांतिकारियों के माध्यम से जो किया गया है। तो उस पर हम लोग बस देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का क्या रोल था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। इसमें भारत अंग्रेजों की तरफ से लड़ा। अंग्रेज सरकार चूंकि वहां पर लड़ रही थी, तो युद्ध में अथाह धन व्यय होता है, इतना ज़्यादा धन का व्यय होता है। तो वो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने उस धन को कवर करने के लिए भारत पर, चूंकि रक्षा में अत्यधिक व्यय हो रहा था, इसलिए भारत पर चूंकि उस ब्रिटेन गवर्नमेंट का भारत पर कब्जा था, अधिकार था, उन्होंने ऋण, कर वृद्धि और सेना में अनिवार्य भर्ती, ये सारी प्रक्रियाएं चालू कर दी। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में अपनी भूमिका को और महत्व देने के लिए उसमें करों में वृद्धि कर दी, आयकर वृद्धि, जो भी जिन भी तरीकों से भारतीयों से पैसा, धन इकट्ठा किया जा सकता रहा हो, वो सारी चीज़ें उसने करना प्रारंभ कर दिया और सेना में अनिवार्य भर्ती करनी शुरू कर दी। और उसी बीच अकाल पड़ गया, एक फ्लू महामारी आ गई। अकाल में ये उस समय स्थिति आ गई कि फसलें खराब हो गई, सभी लोग भुखमरी की कगार पे पहुंच गए और प्लेग महामारी ने करीब करीब 1 करोड़ लोगों को उसमें मृत्यु हो गई थी और पूरे विश्व में यह प्लेग महामारी फैली थी। तो उसका प्रभाव हमारे इंडिया पर भी पड़ा। अर्थात इन चीज़ों से आम जनता में रोष पैदा हो गया। सेना में लोग भर्ती नहीं होना चाहते थे, वो ब्रिटेन में युद्ध करने नहीं जाना चाहते थे, यूरोप में। तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध के कारण पड़ा, जो राष्ट्रवाद पैदा होने में एक अहम रोल अदा किया। इसके बाद चंपारण आंदोलन, चंपारण 1917 में, चंपारण बिहार का एक जिला है, वहाँ पर किसानों से ज़बरदस्ती ब्रिटेन की गवर्नमेंट बहुत दिनों से नील की खेती अनिवार्य रूप से कराती थी। उनकी फसल के 3/20 भाग पर, इतने परसेंट एरिया पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसका वहाँ के किसान लगातार विरोध कर रहे थे। गांधी जी का नेतृत्व पाकर यह विरोध और उग्र हो गया और गांधी जी ने अंत में अपने इस आंदोलन में सफलता प्राप्त की और यह गांधी जी द्वारा भारतीय राजनीति में, भारतीय क्रांतिकारी व्यवस्था में उनका पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें गांधी जी को विजय मिलती है। अंग्रेजों को उसमें पीछे हटना पड़ता है, उसको ये अनिवार्य नील की खेती वाला वो कानून उनको वापस लेना पड़ता है। इसके बाद एक खेड़ा आंदोलन होता है। यह गुजरात में खेड़ा है स्थान, वहाँ पर एक आंदोलन चलता 1918 में। वहाँ के किसान, चूँकि उस समय 1918 में प्लेग महामारी के कारण कुछ अकाल की भी स्थिति वहाँ पर थी, वहाँ की फसलें खराब हो गई और गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़बरदस्ती उनसे कर वसूलना चाह रही थी। वो लोग चाहते थे क्योंकि इस बार महामारी भी आ गई और हमारी फसलें भी खराब हो गई, तो हमको कर से मुक्ति दी जाए, टैक्स से मुक्ति दी जाए। तो गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अंत में गांधी जी सफल होते हैं।
कर मुक्ति से जो उनको कर मुक्ति मिलती है, अर्थात कर से छूट मिलती है। तो यह आंदोलन भी गांधी जी का एक आंदोलन था। इस प्रकार धीरे धीरे गांधी जी समाज के हर वर्ग पर, किसानों पर, व्यापारियों पर और हर क्षेत्र में, हर राज्य में उनका एक प्रभुत्व स्थापित होता जा रहा है और वो कहीं न कहीं लोगों को जोड़ रहे हैं। राष्ट्रवाद पैदा होने के लिए जुड़ाव तो पहली कड़ी है, पहला उसका बेस है। इसके बाद रौलट एक्ट। इस प्रकार गांधी जी लगभग पूरे भारतवर्ष में गांधी जी इस समय वो दौड़ धूप कर रहे थे, गांधी जी एक कर रहे थे अपना लगातार। उनको ये रौलट एक्ट 1919 में ब्रिटेन गवर्नमेंट को ये लगा कि इस बीच लगातार क्रांतिकारी गतिविधियां, अर्थात ब्रिटेन के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारी लगातार ये अपना आंदोलन तेज किए हुए हैं। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने रौलट सिडनी की अध्यक्षता में ऐसा कठोर कानून बनाने का निर्देश दिया जिससे कि क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में 1919 में रौलट एक्ट कानून आया। ये अराजक एवं क्रांतिकारी अधिनियम, अपराध अधिनियम 1919, इसमें जो समाज के अराजक तत्व थे और ब्रिटेन की निगाह में क्रांतिकारी लोग थे, इन लोगों के अपराध के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई। उनको 2 साल से अधिक कैद के रूप में उनको जेल में डाल दिया जाता था। यह कितना कठोर कानून था। और ये किसी भी सस्पेक्ट, शंका के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको ये राष्ट्र के खिलाफ या ब्रिटेन गवर्नमेंट के खिलाफ अपराध घोषित करके उनको लंबे समय तक के लिए जेल में डालने की यह व्यवस्था लाई गई थी। इसको नेहरू जी ने बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील वाला काला कानून की संज्ञा दी। पूरे भारतवर्ष में इसका तीव्र विरोध हुआ, तीव्र विरोध पूरे भारतवर्ष में हुआ और सभी लोग इस कानून के खिलाफ हो गए। गांधी जी को एक और अच्छा मौका मिला पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक सूत्र में बांधने का, राष्ट्रवाद पैदा करने का। ये घटनाएं धीरे धीरे हमारी राष्ट्रवादिता को, भाव को, एकता को लगातार बढ़ाती हुई जा रही थी। गांधी जी का नेतृत्व मिला हुआ था और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय था। अहिंसात्मक गांधी का नेतृत्व था। तो ये घटना भी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसी घटना में पूरे भारतवर्ष में लगातार इसका विरोध हो रहा था और दिल्ली में गांधी जी को रोका गया। पूरे भारतवर्ष में यह विरोध चल ही रहा था। इसी विरोध, चूंकि गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और ये घटना, चूंकि उनके जो भी प्रिय क्रांतिकारी लोग थे उनको जगह जगह पर, जहां जहां भी कहीं उनको अंग्रेज सरकार पाती थी तत्काल उनको जेल में डाल देती थी। जो भी क्रांति से जुड़े हुए लोग थे सबको जेल में भेजा जाने लगा और लंबे समयों तक उनको कारावास में भेज दिया गया। इसका पूरे भारतवर्ष में खूब तेजी से इसका विरोध हुआ। उसी कड़ी में पंजाब में, अमृतसर में वहाँ के लोकल लीडर डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू को वहाँ की ब्रिटेन गवर्नमेंट, वहाँ की पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। इसी सिलसिले में अमृतसर के जलियांवाला बाग में, चूंकि वहां पर एक बैसाखी का मेला भी लगता है, तो बैसाखी के मेले में तमाम स्त्री पुरुष बच्चे आए थे देखने। और उसी बीच चूंकि उनके प्रिय स्थानीय क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वहां लोग मीटिंग कर रहे थे और चूंकि यह क्रांतिकारी घटनाएं चल रही थी इसलिए 10 अप्रैल को ही जनरल डायर, वहां पर सेना का जो अधिकारी था वो जनरल डायर था, उसने वहां पर एक प्रकार से मार्शल लॉ लागू कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति वहां पर मीटिंग नहीं कर सकता है, सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकता है। तो यह कानून वहां पर लागू था, पर उतनी जागरूकता थी नहीं लोगों के अंदर कानून के बारे में। तो वो मौका पा गया। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का मेला देखने के लिए तमाम स्त्री पुरुष आए हुए थे और क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन वहां पर बुलाया गया था। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और 4 दीवारी से जलियांवाला बाग घिरा हुआ था। जनरल डायर को किसी ने यह सूचना दी कि आपके खिलाफ
और आपके नियम कानून के खिलाफ वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है और वो कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं। उसने कुछ नहीं देखा और अपनी सेना के साथ आया और उस भीड़ पर लगातार गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ढेर सारे लोग उसमें मारे गए, स्त्री पुरुष बूढ़े जवान तमाम लोग जो बैसाखी के मेले में आए हुए थे वो सभी तमाम लोग मारे गए। इसका पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में तीव्र विरोध हुआ। गांधी जी और दुखी हो गए। गांधी जी ने इसी में जो गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी उसको भी गांधी जी ने अंग्रेजों को वापस कर दिया। इस प्रकार से यह जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से है। इसके साथ ही साथ अब चूंकि गांधी जी को एहसास हो गया था कि हमको पूरे भारतवर्ष को एक करना है और कहीं न कहीं मुस्लिम वर्ग वो कुछ न कुछ कहीं न कहीं निष्क्रिय उदासीन उनको लग रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हम इस मुस्लिम को भी अपने तरफ इकट्ठा करते हैं। तो एक उनको अवसर मिल गया जो प्रथम विश्व युद्ध में, चूँकि ऑटोमन साम्राज्य तुर्की साम्राज्य वो जर्मनी की तरफ लड़ रहा था, तो चूँकि जर्मनी ये हार गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो ऑटोमन साम्राज्य का जो सम्राट था, खलीफा था, तुर्की का जो खलीफा था, उससे उस शांति ये संधि में जबरदस्ती उससे हस्ताक्षर कराया गया और वो अपने आप को अपमान महसूस कर रहे थे। और खलीफा पूरे विश्व के इस्लाम धर्म के मुस्लिम के सबसे बड़े धार्मिक गुरु के रूप में उनको उस समय माना जाता था। गांधी जी ने उनको सपोर्ट करने के लिए उसी सपोर्ट के बहाने सारे मुस्लिम वर्ग गांधी जी के साथ जुड़ने को तैयार हो गए। इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने 1919 में मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में बंबई खिलाफत समिति का निर्माण किया और कहा कि इस समिति के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में तुर्की के सम्राट के पक्ष में अंग्रेजों का विरोध किया जाएगा और ये खिलाफत आंदोलन चलाया, जिससे सारे मुस्लिम लोग गांधी से जुड़ गए और हमारे राष्ट्रवाद को और बल मिला। इसी के बीच गांधी चूंकि वो लगातार अंग्रेजों के खिलाफ, चूंकि अब वो जान गए थे कि अंग्रेज हमारा केवल शोषण कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ वो लगातार आंदोलन पर आंदोलन चलाते जा रहे थे। पूरे भारतवर्ष के नायकों को राष्ट्रवाद में जोड़ने के लिए उनका एक और आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया, असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया और यह चरणबद्ध तरीके से चलाया गया और इसमें कहा गया कि हम लोग सत्य की शक्ति पर अंग्रेजों का विरोध करेंगे, अहिंसात्मक विरोध करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा के पथ पर मार्ग में आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों से घोषणा कर दी और अंग्रेजों की सभी लोग खिलाफत करें, अंग्रेजों का शांतिपूर्वक विरोध करें। और इस विरोध के चरण में उन्होंने सबका आह्वान किया कि आप लोग अपनी जितनी भी उपाधियां हैं उनको आप छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरियों का परित्याग कर दीजिए, सेना से सभी लोग त्याग पत्र दे दीजिए, पुलिस से सभी लोग त्याग पत्र दे दीजिए, अदालतों का सभी लोग ये बहिष्कार कर दीजिए, स्कूलों का परित्याग कर दीजिए, विदेशी वस्तुओं का परित्याग कर दीजिए, कर नहीं देंगे, जो परिषद के चुनाव होते थे परिषद के चुनावों का परित्याग कर दिया जाएगा। इस प्रकार से पूरे भारत में गांधी जी के अपील का असर पड़ा कि पूरा जो उनका अंग्रेजों द्वारा स्थापित सरकारी व्यवस्था थी ठप पड़ गई। सभी लोग शांतिपूर्वक जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे बगीचों में गुरुकुल प्रणाली से शुरू कर दिए। इस प्रकार से ढेर सारी चीज़ें वो गांधी जी के सपोर्ट कारण, और गांधी जी ने एक चीज़ और कहा कि विदेशी वस्त्रों का परित्याग कर दीजिए और आप चरखे के माध्यम से सूती काटिए, खादी वस्त्र पहनिए। और इस प्रकार से गांधी विचारधारा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। यह असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था और लगातार 1920 से 1922 तक लगातार गतिमान था। इसी बीच एक छोटी सी घटना हो जाती है, चौरी चौरा कांड हो जाता है जिसमें अहिंसा हो जाती है और गांधी जी उसी अहिंसा से द्रवित होकर, नाराज होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तमाम लोग गांधी जी से नाराज भी हो जाते हैं, पर गांधी जी की अपनी सोच थी, उनकी अपनी विचारधारा थी, अहिंसा की उनकी अपना मार्ग था। इस आधार पर गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन वापस लिया। इन सभी चीज़ों का लब्बो लबाब ये था कि इन माध्यमों से, इन घटनाओं के माध्यमों से गांधी जी राष्ट्रवाद को पैदा करने में लगातार सफल होते जा रहे हैं। इसके आगे भी हम लोग देखते हैं कि हम
और कौन कौन से कारण हैं उस पर भी विचार करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या रोल है राष्ट्रवाद के निर्माण में। सविनय अवज्ञा आंदोलन और इससे जुड़े हुए या इसके इर्द गिर्द जो घटनाएं घटी हैं जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया है, उन सब का क्या रोल है, उस रोल को भी देख लेते हैं। तो सविनय अवज्ञा के पहले एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन उस समय गांधी जी चला रहे थे और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाने के पहले ये कह दिया था कि हमारे आंदोलन में हिंसा नहीं हो सकती है। और दुर्भाग्य से चौरी चौरा नामक स्थान पर, गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान है, उस स्थान पर क्रांतिकारियों के ऊपर पुलिस वालों ने गोली चला दी थी, लाठी चार्ज कर दिया था। तमाम क्रांतिकारी घायल हो गए थे, तमाम क्रांतिकारी हताहत हो गए थे। और इसी के विरोध में वहाँ के क्रांतिकारियों ने संबंधित वहाँ पर जो थाना है, थाने में सभी पुलिस वालों को, उसमें 22 पुलिस वाले थे, उनको उसमें बंद करके और थाने को आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी मर गए थे। इसी को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। यह घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी और इस घटना से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि ये बहुत साहसिक निर्णय था। गांधी जी की बहुत आलोचना भी हुई और तमाम जो नेता थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इस घटना से दुखी होकर एक अलग, कांग्रेस से अलग एक स्वराज दल, स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। 1 जनवरी 1923 को इन दोनों नेताओं ने स्वराज पार्टी गठन कर लिया। हालांकि इनका उद्देश्य यही था कि हम किसी प्रकार से अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाएं या अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन चलाएं। इन्होंने आंदोलन को इस रूप में लिया कि हम विधानसभा के चुनाव में हम प्रतिभाग करेंगे और वहाँ पर हम अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे। उद्देश्य इनका गांधी जी वाला ही था, पर उससे वो अलग हुए, गांधी जी से नाराज़ हुए। और सुभाष चंद्र बोस ने भी इस घटना की निंदा की। उनका कहना था कि जब पूरे भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और पूरा अंग्रेजी साम्राज्य हिल गया था, उस समय गांधी जी को इस छोटी सी घटना के एवज में यह आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। यह सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की आलोचना की थी। इसके बाद ये घटना, कुछ तमाम घटनाएं घटती रहती हैं। साइमन कमीशन, इसका साइमन कमीशन का भी रोल है। साइमन कमीशन ये अंग्रेज़ों द्वारा गठित एक आयोग था। लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इसमें कुल 7 मेंबर थे और यह वैधानिक आयोग था, भारतीयों के लिए नियम कानून बनाने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें, व्यवस्थाएं भारतीयों को उपलब्ध कराई जाएं। इस आयोग का गठन करके इंडिया भेजा जाना था। यह एक प्रकार से वैधानिक आयोग था। चूँकि इसमें सभी 7 मेंबर वो अंग्रेज थे, हमारी मांग थी कि ऐसे कोई कमीशन हो जिसमें हमारे लोग भी शामिल हो, भारतीय लोग भी शामिल हो। तो अंग्रेज हमारी बात को ना मानते हुए सभी मेंबर वो अंग्रेज ब्रिटेन के कर दिए, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। संपूर्ण भारत में इसका विरोध हुआ, संपूर्ण भारत में विरोध हुआ। 3 फरवरी 1928 को ये मुंबई में ये आता है, वहीं से इसका विरोध शुरू हो जाता है। गो बैक साइमन, चूँकि साइमन उसका चेयरमैन था, गो बैक साइमन के नाम से नारे लगते हैं और पूरे भारतवर्ष में विरोध होता है। लाहौर में विरोध करते समय लाला लाजपत राय को पुलिस इतना मारती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। यह एक पहली घटना है जब किसी क्रांतिकारी को पुलिस की लाठियों से मारने से कोई क्रांतिकारी मर गया हो, तो यह लाला लाजपत राय का नाम आता है। इसके बाद धीरे धीरे स्थितियां गांधी जी के पक्ष में जाती हैं और ब्रिटेन में आम चुनाव होता है। 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होता है। रैमजे मैकडोनाल्ड वहाँ के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और लॉर्ड इरविन
को वो डोमिनियन स्टेट देने की घोषणा उनसे करवाते हैं। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है रानी के अधीन स्वतंत्र राज्य, अर्थात भारत को महारानी विक्टोरिया के अधीन अर्थात ब्रिटेन की साम्राज्य के अधीन एक निश्चित स्वतंत्रता दी जाएगी। इसी को डोमिनियन स्टेटस कहते हैं, डोमिनियन स्टेटस अर्थात दर्जा। तो ये कहा, पर यह चूंकि 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने इसकी घोषणा की, पर यह इतना स्पष्ट था कि किसी भी भारतीय को इसका विश्वास नहीं था। फिर भी हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो लगातार चल रहा था। एक और महत्वपूर्ण घटना है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव। पहली बार 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक होती है और उसी में 31 दिसंबर 1929 को एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया जाता है और 31 दिसंबर को मध्य रात में तिरंगा झंडा फहराया जाता है और यह संकल्प लिया जाता है कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसकी घोषणा इसी लाहौर के अधिवेशन में होती है और औपचारिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस के मन से ये पारित हो जाता है। इसके अलावा दांडी यात्रा, नमक यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन यात्रा, ये तीनों यात्राएं लगभग नमक कर कानून के विरोध में गांधी जी द्वारा चलाई जाती है। लगभग उसका नाम एक ही है, चाहे उसको दांडी यात्रा कहा जाए, चाहे उसको नमक यात्रा कहा जाए, पूरे को चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाए, इस सभी का भावार्थ एक है। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया। चूँकि नमक सभी लोगों के खाद्य पदार्थ का मुख्य अंग है और नमक पर कर लगाया जाना पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए एक परेशानी का कारण था। गांधी जी चूँकि ऐसे मुद्दों को वो छोड़ते नहीं थे, उनको एक अच्छा अवसर मिल गया कि असहयोग आंदोलन के बाद कोई एक बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन जिससे पूरे भारतवर्ष को एक किया जा सके, एक सूत्र में बांधा जा सके, पिरोया जा सके और राष्ट्रवाद के विकास में जो सबसे चरम अपना योगदान दे सके, तो वह आंदोलन नमक कर अंग्रेजों के विरोध में लगाया गया यह नमक कर आंदोलन था। तो अंग्रेजों द्वारा जो लगाया गया था उसका गांधी जी ने विरोध किया कि हम नमक कर का विरोध करते हैं और इस उद्देश्य से साबरमती आश्रम से गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने 78 मेंबरों के साथ चलते हैं। जब वो अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ चलते हैं तो लगातार जैसे जैसे रास्ते में आगे बढ़ते हैं उनके साथ हजारों लाखों में लोग जुड़ते चले जाते हैं। एक जन सैलाब गांधी जी के पीछे लगा रहता है, गांधी जी से वो जुड़ता हुआ चला जाता है। गांधी जी का जगह जगह पर भव्य स्वागत होता है और एक ऐसा आंदोलन जो किसी ने ना देखा हो, ऐसा आंदोलन गांधी जी चलाते हुए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में इस आंदोलन के कारण लोग राष्ट्रवाद से प्रेरित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, भाव जुड़ते हैं। यही गांधी जी का उद्देश्य था। 240 मील की यात्रा गांधी जी लगभग 24 दिनों में पूरा करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी सूरत के समुद्र तट के किनारे दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और जहां पर सुबह 4 बजे ये गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं, उसको भंग करते हैं। एक सांकेतिक नमक कानून भंग करना होता है कि अब हम नमक कानून पर टैक्स नहीं देंगे, उसको भंग करते हैं। इसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष में पड़ा और आज ये सविनय अवज्ञा आंदोलन लगातार जारी रहा। गांधी जी द्वारा लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में जब समझौता होता है, इसी समझौते में 1931 में गांधी जी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। इसमें कुछ हिंसाएं भी होती हैं, उस हिंसा से दुखी होकर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करते हैं और उनके बीच में एक इरविन और गांधी के बीच में एक समझौता होता है।
5 मार्च 1931 को, जिसमें गांधी जी के कुछ मांगों को मान लिया जाता है और सबने अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाता है। इसी बीच गोलमेज सम्मेलन, चूँकि ये लगातार ब्रिटेन सरकार के द्वारा ये दबाव दिया जा रहा था कि साइमन कमीशन जब नहीं, उसको आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आइए ब्रिटेन में आप लोग मिल बैठकर हम लोग एक गोलमेज सम्मेलन करते हैं, जिसमें आप भारतीयों के लिए किन किन नियमों, किन किन व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, उन पर हम चर्चा करते हैं। इसलिए 3 गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किए गए 1930, 1931, 1932, जिसमें द्वितीय, चूँकि इरविन के साथ समझौता हुआ, तो द्वितीय 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ, उसमें गांधी जी ने प्रतिभाग किया। पहले गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया। द्वितीय में गांधी जी सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से इन सभी घटनाओं का हमारे राष्ट्रवाद उदय में महत्वपूर्ण रोल है। कुछ और घटनाएं हैं, उनकी भी हमको चर्चा कर लेनी चाहिए। आइए अब हम लोग इस कड़ी में भारत छोड़ो आंदोलन और सामूहिक एकता की भावना का क्या रोल था राष्ट्रवाद में, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये हमारा इस टॉपिक का अंतिम एक कड़ी होगी, जिससे हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हर वर्ग इस आंदोलन से, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने चला रखा था, हर वर्ग कहीं न कहीं अपने अपने लिए कुछ चाहता था, और गांधी जी की मंशा थी कि इस प्रकार सभी लोग हमसे जुड़ेंगे, राष्ट्र से जुड़ेंगे, उनके अंदर एकता का भाव आएगा। यही वो भाव पैदा करना चाहते थे। देखिए, हम इसमें पढ़ते हैं, किसान वर्ग किस लालच में, किस उद्देश्य से जुड़ा, उसको यह विश्वास था कि कृषि कर इससे समाप्त हो जाएगा, और जो जमींदारों से प्राप्त भूमि है, जमींदार भूमि किराया माफ़ी कर देंगे, उसको माफ़ कर देंगे। उसके दिमाग में ये बात थी कि इस आंदोलन में अगर हम जुड़ते हैं तो यह चीज़ें हमको लाभ में रहेंगी या लाभ हमको मिलेगा। इसलिए किसान इस आंदोलन से जुड़े, और गांधी जी की मंशा थी कि ये लोग इस बहाने जुड़ेंगे और राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी, जो हमारे आज़ादी के लिए, हमारे देश के अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने का एक अच्छा रास्ता मिल सकता है। व्यावसायिक वर्ग ये चाहता था, अंग्रेज जो तमाम प्रकार के बिजनेस पर, व्यवसाय पर, व्यापार पर जो कर या प्रतिबंध लगा रखे थे, उससे यह मुक्ति चाहता था। श्रमिक वर्ग यह मजदूरी की दर, अर्थात उनको मजदूरी ज़्यादा मिले, कार्य के घंटे कम किए जाएं और सुविधाएं बढ़ाई जाएं, मजदूरी या कार्य की कुछ निश्चित व्यवस्था तय की जाए। इन सब कारणों से ये लोग इस आंदोलन से जुड़े, उसका हमको लाभ मिला, हमको बेनिफिट मिला। इसके साथ साथ जो सामूहिक एकता की भावना पैदा हुई लोगों के अंदर, कि सभी भारतीय राष्ट्र के अंग के रूप में एकता के सूत्र में बंधे, जिसमें भाषा, साहित्य, गीत, चित्र, प्रतीक, इन चीज़ों का एक रोल था। इन चीज़ों के माध्यम से वो एकता के भाव में बंधे। कहीं किसी ने साहित्य के माध्यम से, किसी ने गीत के माध्यम से, कोई चित्र के माध्यम से। इसी प्रकार 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि, प्रतिमा का एक अपने चित्र के माध्यम से उसको पब्लिक को समर्पित किया, और उसका प्रभाव इतना तीव्र था कि भारत माता पूज्यता के रूप में पूरे भारतवर्ष में सर्वमान्य के रूप में वो मानी गई, और सभी लोग उनके अंदर उनके प्रति एक आस्था, एक राष्ट्रीय प्रेम से जुड़े। तो ये भारत माता की छवि, जैसे जर्मनी में जर्मेनिया और फ्रांस में मारी आन, ये दो वहाँ के राष्ट्रीय चित्र हैं, वहाँ के व्यक्तित्व हैं जो उनको जोड़ने में कामयाब रहे। ठीक उसी प्रकार से भारत में भारत माता का महत्व है, वो सभी को एक सूत्र में बांधने का काम करती हैं, अर्थात उनके पास सबकी आस्था रहती है। वंदे मातरम
1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक गीत की रचना की जिसको राष्ट्रीय गीत कहा गया, वंदे मातरम, जिसके माध्यम से सभी लोग एकजुट हुए, सभी लोग एकता के भाव में बंधे। महात्मा गांधी ने 1921 में तिरंगा झंडा को पब्लिक डोमेन में डाला, जिसमें लाल, हरा, पीला और बीच में चरखा बना हुआ था। इसको उन्होंने प्रस्तुत किया, अर्थात तिरंगे के रूप में सबको यूनाइट करने का प्रयास किया। इन माध्यमों से सामूहिक एकता का भाव लोगों के अंदर पैदा हुआ, जो राष्ट्रवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी से राष्ट्रवाद पैदा होता है। और गांधी के द्वारा अपना अंतिम आंदोलन चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को। ये गांधी ने इसको वर्धा में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित हुआ। 14 जुलाई 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाना चाहिए। उसके परिप्रेक्ष्य में मुंबई के अधिवेशन में 1942 में 8 अगस्त 1942 को घोषणा की गई और ये भारत छोड़ो आंदोलन बहुत तीव्र गति से चलाया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन में कहा, यह गांधी के द्वारा चलाया गया अंतिम आंदोलन है, इसके बाद गांधी आंदोलन नहीं चलाएगा, इसलिए आप सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाइए। किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ों को हम इंडिया में नहीं रहने देंगे। और गांधी जी ने एक बहुत प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो। अब वह समय आ गया है कि जब आपको करना या तो मरना, दोनों में से एक आपको तय करना है। नेहरू जी ने कहा, आराम हराम है, अब आपको घर में नहीं बैठना है, अंग्रेज़ों की खिलाफत करना है, अंग्रेज़ों को खदेड़ना है, यहाँ से भगाना है। आराम हराम है, तब तक हराम है जब तक आपको स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है। इस प्रकार से इन आंदोलनों के माध्यम से भारत में गांधी जी राष्ट्रवाद लाने में सफल हुए और ओवरऑल हम लोग गांधी जी के नेतृत्व में 1947 को हम आज़ाद हो गए, राष्ट्र राज्य के रूप में सामने आए। पाकिस्तान अलग देश बन गया, भारत अलग देश बन गया। हम पूर्ण लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य के रूप में व्यवस्थित हुए और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया और हम एक गणतंत्र के रूप में आज वर्तमान में स्थित हैं। हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप करते रहिए। थैंक यू।